हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम यूपीएससी का आज जो पेपर था ईपीएफओ का ईओ और एओ, तो सेट नंबर ए को हम देखेंगे। इस वीडियो में तो हम फटाफट आंसर्स देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस डाउट में भी हैं ऑप्शंस की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट ए के इंग्लिश वाले सेशन में हम देखेंगे। एक सेकेंड, आप देख पा रहे हैं पार्ट ए में इसमें क्या करना है, इसमें क्रोनोलॉजी लगाना है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हो S1 आपका पहला सेंटेंस है और S6 जो है वो लास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो हम फटाफट इसका आंसर देख लेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ही लेंदी पेपर था और जैसे सीएससी का पेपर बहुत टफ़ आया था, वैसे ही ईओ और एओ का भी पेपर बहुत टफ़ आया हुआ है। मॉडरेट टू टफ़ लेवल कह सकते हैं इसको आप। तो इसीलिए हम आंसर्स फटाफट देखेंगे ताकि आप अपने आंसर्स मिला सकें। तो इस पहले ये सेट नंबर ए है, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है CPSQR, यानी कि ये पहले आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये, ठीक है। यानी कि 1 एंड देन 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बाकी की क्रोनोलॉजी लगानी थी। तो इसका ए का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये है पहला सेंटेंस, अंडर द कॉलोनियल रिजिम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। तो ये पहली लाइन है, तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। तो इसका ए आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, SPQR। तो आप लोग फटाफट आंसर्स चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर का, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, QPSR, यानी कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज़ नेसेसरी बट इट इज़ एट बेस्ट टेंटेटिव रिकॉर्ड। तो ये पहला सेंटेंस है। एंड देन आपका Q सेकेंड सेंटेंस पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा P, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, RQPS, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें जो सेकंड डायरेक्शन दिया गया है कि ये सारा सेंटेंस है और अगर इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको डी ऑप्शन करना है। और अगर आपको जिस सेंटेंस में, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको एरर दिख रहा है तो वो हमें यहाँ पर टिक करना है। तो रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। तो मैं बता दूं 6 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम द कमिटी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट अ डिसीजन एनी टाइम सून। सो इसमें जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो कॉम्प्लेक्स में है, ए में है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A group of students on a visit to Srinagar around एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा डी, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई एरर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टू दाल लेक। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जितेंद्र वॉज स्मार्टेस्ट। देखिए, अब ऑफ द 2 चिल्ड्रन इन द रूम, बेसिकली जब कंपैरिजन होता है तो स्मार्टेस्ट, यानी कि ए ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ए ऑप्शन में स्मार्टेस्ट नहीं, स्मार्टर होना चाहिए, ठीक है, कंपेयर जब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 का ए हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी इंटरेस्टेड इन साइनिंग अप एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर है। क्या एरर है, इंटरेस्टेड इन द साइनिंग ऑफ, यहाँ पे द जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें बेसिकली पैराग्राफ दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस इसमें से दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें आंसर्स करना है। तो पैराग्राफ तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपने सिर्फ आंसर चेक करना है। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, ऐसे ही देख रहे हैं, तो वो एक बार को
पैराग्राफ पॉज करके वीडियो को पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड्स अ कॉमन की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030। तो 16 का आंसर ग्लोबलाइजेशन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ए, एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल competencies for sustainable development among people all over the world। ठीक है, तो 17 का ए विल बी राइट आंसर। देखिए फटाफट ना हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको फटाफट आंसर बताते जाएं, ठीक है, ताकि आप अपना मैच कर लें। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अभी जो जीएस में आएंगे उसमें 100% नहीं, ऑप्शंस की वजह से हम उसको थोड़ा सा स्टार बना के रखेंगे, ठीक है, सस्पेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वी लिव इन अ हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन इन द पैसेज। तो इसमें जो पैसेज आया था उसका जो फ्रेज का मीन है, उसका मतलब है वी आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड डेवलपमेंट अपॉन ईच अदर फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, तो 18 का है, बेसिकली बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे बेटर है 18 का ए आंसर सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, द नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रेस्टिकली। ठीक है, सो ये 19 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बिकॉज इट विल यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, तो 20 का बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पार्ट बी में, तो इसके भी आंसर्स हम देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था। देखिए इस बार जो ईपीएफओ का पेपर आया है ईओ और एओ का, तो बेसिकली जैसे सीएससी में क्या हुआ था कि ऑप्शंस आपको ऐसे दे दिए गए थे, आप इजीली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार भी नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि कथन कौन सा सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेंदी भी पेपर था, तो इस वजह से हम एक एक करके देखते हैं इसमें। तो पहला, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया। ये सही है। ठीक है, एक्चुअली हम बस इस आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अदरवाइज़ हम फटाफट आंसर देखते चले जाएंगे। तो इसमें जो बेसिकली नहीं है उपबंध किया गया है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बाकी गवर्नर जनरल को उनके काउंसलर की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई थी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारा लोग इसे गलत बता रहे हैं जबकि ये करेक्ट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया ही गया था। ठीक है, एलिजा इम्पे इसके पहले थे। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो हमें डी ऑप्शन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है फिर यहाँ पर। तो कौन सा कथन सही नहीं है के संदर्भ में, देखिए ये गोलमेज परिषदों का परिणाम था, तो हाँ इसमें स्टार मैंने बना रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें देखा जाए ना तो सारे के सारे कथन 1935 के एक्ट के तहत ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में आ जाता है। बट अगर नियरेस्ट देखेंगे तो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था तीसरा, वो 31 में हुआ था, 1931 में हुआ था। तो इम्पैक्ट तो था कहीं ना कहीं, बट नियरेस्ट अगर आंसर देखेंगे, क्योंकि एक ना एक तो एलिमिनेट करना ही है, तो उस हिसाब से हम ए को कर सकते हैं। बट यहाँ भी डाउट है क्योंकि 1935 में ये सारे के सारे जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भी की गई थी, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बना के रखा था। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको दिखा दूँ, जो प्राधिकार रखने की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो यहाँ पे नहीं, यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, सुप्रिटेंडेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख लीजिए। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस भी हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे डाउट में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को 23 पे आते हैं।
तो देखिए अभी तक कुछ अधिवेशन ऐसे थे जिसको हम रटते थे और जो फेमस अधिवेशन हुआ करते थे, लेकिन इस बार अधिवेशन बहुत डिफरेंट तरीके का पूछ दिया गया जो कि शायद ही कम लोग उसे देखते होंगे। तो चलिए, लाहौर अधिवेशन 1909 का जो हुआ था, ओके, तो ये मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। और बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, कहीं कहीं मुदकर भी आता है। मद्रास अधिवेशन 1914 की जो अध्यक्षता की थी वो भूपेंद्र नाथ बोस ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किसने नासिक में भोंसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? तो ये BS मुंजे हैं, ठीक है, कभी कभी आपको पूरा नाम भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण शिवराम जी मुंजे, ठीक है। कब की थी? तो 1937 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहली घटना से शुरू करते हुए, बेसिकली क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, तो सबका ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हम देख लेते हैं, 4 3 2 1, ठीक है। कैसे? हिंदू बोर्डिंग हाउस यानी कि छात्रावास उन्होंने, ये 901। एंड अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना ये 1909। एंड कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, देखिए अब यहाँ पर ये बात आई गई है तो मैं बता दूँ कि अगर नेशनल पार्टी की बात करें तो 6 नेशनल पार्टियाँ रह गई हैं, ध्यान रखिएगा। बाहर कौन कौन सी हुई है? TMC, NCP, CPI, तो ये NCP जो है वो ये नेशनल पार्टी से बाहर हो गई है, ठीक है। BHU की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, और इसकी बात करें तो ये 1999, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 3 1 2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कर्मचारी के मजदूर संदाय अधिनियम 1936 उपबंधों के अधीन आने के लिए उसकी अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? तो डी ऑप्शन 24,000 रुपये। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी की जो मात्रानुपाती काम पर नियोजित कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कर्मचारी की दशा में लागू होगी पारिश्रमिक की न्यूनतम दर क्या कहलाती है? तो इसकी मिनिमम पीस ऑफ रेट, ठीक है, अब मिनिमम पीस ऑफ रेट। एक्चुअली यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट कह सकते हो आप, मिनिमम पीस ऑफ रेट, एंड इसको भी आप डाउट में ही रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली आंसर्स मैं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, ठीक है। किसी वयस्क कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया, देखिए बेसिकली है तो ये थ्योरेटिकल, आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, बट इसको न्यूमेरिक वे में पूछा गया है। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन चला गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, किसी वयस्क कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया है और वर्ष के दौरान 220 दिन कार्य किया, ठीक है। तो स्थायी आदेश के अनुसार साल के दौरान 25 दिन की कामबंदी कराई गई, तो वह कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कितने दिनों की मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा? तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है निकल के, एक्चुअली वो डी 11, जो 11 को ज़्यादा राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर माना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को ट्रेड यूनियनों को अपील अधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजी जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे? तो 30 दिन तो कहा जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, इसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपील के संबंध में बात की गई है, तो कहा क्या जा रहा है कि प्रमाणन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी संबंधित पक्ष 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। तो अपील कर सकता है 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजी जाने के तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे? तो उस हिसाब से तो आंसर 7 डेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब उसी में आप देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो दिखेगा कि इस तरह के स्थायी आदेश की पुष्टि करने या उसमें संशोधन करने का उसका निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी स्थायी आदेश की प्रतियां यदि संशोधित हो संबंधित पक्षों को 7 दिनों के भीतर भेजेगा, ठीक है। तो इस व्याख्या के आधार पर आप आंसर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं? आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 34। ठीक है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है? तो देखिए, अब सामाजिक सुरक्षा के तहत ये भी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ठीक है, और ये भी है जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो जो इसके हिसाब से नहीं पूछा गया है तो कर्मचारी पेंशन योजना इसका 32 का आंसर हो जाएगा। 33 का देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि और बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 की बात की गई है, तो उसके अधीन अपीलीय प्राधिकरण कौन सा होगा? तो कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरा बच्चा के जन्म देने के लिए प्रसूति सुविधा के रूप में अधिकतम अवधि तक मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी। तो 12 सप्ताह। ठीक है, 12 वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा है? पहला पढ़ते हैं, इसमें परिवार पेंशन समेत पेंशन योजना के लिए उपबंध किया गया है, ये करेक्ट है। एंड इसमें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के लिए उपबंध किया गया, ये भी करेक्ट है। इस अधिनियम के उपबंध शक्ति की सहायता के बिना काम करने वाले 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, ये इस अधिनियम के तहत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं पूछा तो उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर, मैथ के क्वेश्चंस छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जीएस के क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो आ जाइए अब अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पे। किसी मोटर कार की बेहतर ईंधन क्षमता के लिए, देखिए अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन की जगह मैं फटाफट इसके आंसर्स बता देती हूँ। अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बता रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो पूंजीगत पे हो जाएगा। ठीक है, और किसी मोटर कार की बेहतर ईंधन दक्षता के लिए किए गए 25,000 की पूरी ओवरहॉलिंग खर्च जो है क्या है? तो पूंजीगत खर्च है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 42 में जो सही नहीं है वो बी को सही नहीं माना गया है। ठीक है, मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो ये सही नहीं है। बाकी सही है कि मूल्यह्रास एक नॉन कैश खर्च है, मूल्यह्रास का मुख्य कारण इस्तेमाल के कारण हुई टूट फूट है, तो ये सब बाकी तीनों सही है, बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, मशीनरी की उधार खरीद को मुख्य रोजना मचे यानी जनरल प्रॉपर में दर्ज कराने की जगह खरीद बही में दर्ज किया जाना किसका उदाहरण है? तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। ठीक है, 43 का सी विल बी राइट आंसर, सैद्धांतिक अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेखा विवरणों में प्रासंगिक देयता के संबंध में टिप्पणियां संलग्न करने की पद्धति किसके अनुसरण में होती है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी पूर्ण प्रकटन की परंपरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकाया किराया को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा के तहत इसको वर्गीकृत किया जा सकता है बकाया किराया को। तो 45 का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर मिलाइए, आ जाइए आप 50। ओके, आप यहाँ पर आ जाइए 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन सा कथन सही है बेसिकली पूछा है। तो इस योजना के पहला कथन तो सही है कि इस योजना के
लिए नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, बिल्कुल सही। और इसके अधीन जारी निधि व्यक्तिगत नहीं होती है, ये भी सही है। और संसद सदस्य की भूमिका निर्माण कार्यों का अनुशंसित करने तक सीमित होती है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इस कथन में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट, 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स किसका माप है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रिशन ऑप्शन में दिया हुआ है, ईयर ऑफ स्कूलिंग दिया हुआ है, नहीं ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं, स्कूल अटेंडेंस दिया हुआ है, कुकिंग फ्यूल दिया हुआ है, एंड एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में हैं, तो उस हिसाब से हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन हमने देखे, पोषण, भोजन पकाने वाली ईंधन का, परिसंपत्तियों यानी एसेट्स का, विद्यालय में उपस्थिति का। तो कौन सा 1, 2, 3, 4, ए विल बी इसका राइट आंसर, 59 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया था, तो क्या नहीं किया गया था अनुशंसित, ठीक है। तो ये भी अभी डाउट में है ये क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे आते हैं। हाँ, 61 को तो सभी को पता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का साथी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी, रायन्ना, ठीक है। ये आंसर आपका सही है, 61 का है। और 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम मुख्यतः किसके संबंध में था? तो चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज यानी INA कहाँ गठित हुई थी? आपको सभी को पता है, सिंगापुर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। इसमें से कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं था? तो बटलर उस समिति के सदस्य थे, ठीक है, बटलर सदस्य थे, और होल्ड्सवर्थ भी सदस्य थे, और SC पील भी थे। तो कौन नहीं थे? विल्सन जो है उस समिति के सदस्य नहीं थे, क्योंकि सदस्य नहीं पूछा है, तो विल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 पे आते हैं, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दरोगा के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो तीसरा सही नहीं है। तो ये दरोगा प्रणाली मद्रास में लिखा है, बेसिकली ये 1812 में नहीं, थाने में 1793 में शुरू हुआ था दरोगा प्रणाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अधीन बनाए गए आदर्श स्थायी आदेश किस राज्य के पर समुचित? तो ये भी आप आंसर बताएंगे, ठीक है, स्टार बना लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 के अधीन जबकि समुचित सरकार किसी स्थान में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने का विचार करती है, तो किस प्रकृति के कार्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? तो इसमें जो ये कार्य आंतरायिक प्रकृति, ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो एक ये हो गया, 68 का डी आपका यहाँ पर नहीं के संदर्भ में पूछा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन शिकायत प्रतितोषण समिति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, इस समिति का अध्यक्ष समुचित सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। और ये सही है कि बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी नियोजक और कर्मकारों के, तो ये करेक्ट सही है। और औद्योगिक स्थापन में जिसमें 20 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं तब गठित होगी शिकायत प्रतितोषण समिति, ये भी सही है। और सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा,
कि इसमें जो समुचित सरकार द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाता है, इसका जो अध्यक्ष का चयन है वो नियोजक और कर्मकारों में से ही अल्टरनेटली किया जाता है, अल्टरनेट तरीके से हर साल। ठीक है, नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन एक सुरक्षा समिति उस कारखाने में गठित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जहां 1000 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं। ठीक है, तो 70 का ए ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है, अच्छा इसका आंसर 74 का मैथ का है, तो ध्यान रखिएगा 29 मिनट इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 75 का 11 नो, एक्चुअली इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अकाउंटिंग से क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर 76 का आप आंसर चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा बी। ओके, भंडारण लागत जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के अगले चरण के पहले आवश्यक है। ठीक है, तो ये माल सूची की लागत में शामिल होगा। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है 77। तो इसमें जो राइट आंसर आपका निकल के आया है 77 का, वो है डी, 33,000। अगर आपने 33,000 किया है तो आपका ये आंसर करेक्ट है 77 का। 78 में आपने जो आंसर किया है वो 10,700 अगर आंसर आपका आया है तो 78 का आपका 10,700 आपका आंसर सही है। 79 में आंसर जो है वो 79 में आपका आंसर ए सही है, 67,000। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है कि किसी लेखा परीक्षक द्वारा पाए गए कपट को कपट में कितनी राशि सन्निहित होने पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जाना होता है, तो 1 करोड़ या उससे अधिक। तो आपका 80 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो अकाउंटिंग के सारे आंसर्स मैंने सही बताए हैं, तो ये आपने अगर ये आंसर किए हैं तो आपके ये सही हैं। नेक्स्ट, हाँ कंप्यूटर के भी काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे। तो कौन सा एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? तो MIME एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में, लेटेक्स डॉक्यूमेंट में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर डी है। ठीक है, और इसका बता दूं मैं 83 क्वेश्चन नंबर का, इसका ऑप्शन भी डी होगा, 0.8125। ठीक है, अगर आपने ये किया तो आपका सही है। नेक्स्ट, किसी वर्कशीट में देखिए एक्सेल से क्वेश्चन पूछ दिया सीधा उठा के, वो भी डीप क्वेश्चन। किसी वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ठिका निर्देश शैली यानी सेल रिफ्रेशिंग स्टाइल नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका सेल रिफ्रेशिंग स्टाइल जो नहीं है, यस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, रियल टाइम निर्देश। चलिए, हिंदी इसकी काफ़ी टफ है, इंग्लिश में पेपर थोड़ा सा इजी दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। तो निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अनेक अभिलक्ष्य यानी अनेक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और क्रमादेश लाइब्रेरीज को सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में संयुक्त करने में होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लिंकर है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है 85 का। 86 का जो राइट आंसर है आपका, 86 छोड़िए, 87 में यदि एक तार की लंबाई को जिसमें धारा प्रवाहित है आधा कर दिया जाए तो विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा दुगनी हो जाएगी। कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनता है? श्वेत रंग का लवण बनता है। 88 का बी करेक्ट हो जाएगा। टार्टरिक एसिड सबको पता है, इमली। ठीक है, 89 का ए। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मैग्नीशियम का वायु में जलना एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सांविधानिक निकाय नहीं है? आपको पता है कि अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग ये सभी सांविधानिक हैं, तो नहीं कौन सा पूछा है? NHRC। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, तो है क्या ये? वैधानिक निकाय। ओके, चलिए नेक्स्ट 92। तो पंचामृत, ये करंट अफेयर पूछा है। पंचामृत जलवायु परिवर्तन पर भारत के पंचामृत दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है
भारत 2030 तक अपने गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल्स एनर्जी की 500 गीगावाट की क्षमता तक पहुंच जाएगा, तो ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, 92 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 में देखेंगे, किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं। अब ध्यान रखिएगा, ATM स्क्वायर यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको छोड़ के जो बाकी क्षेत्र आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसका राइट आंसर क्या है, जनजातीय संख्या का बाहुल्य होना चाहिए और उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। तो 1 और 3 सी ऑप्शन 93 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 94 पर, किसके कारण रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो 1924 का पृथकता सम्मेलन यानी सेपरेशन कन्वेंशन ऑफ 1924। ठीक है, 94 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आते हैं अब 95 पर, गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के संबंध में, तो जिसके लिए भारत मानक ब्यूरो ने हाल ही में एक भारतीय मानक विकसित किया है ये। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो देखिए प्राथमिक रूप से सब्जी, फल, दूध को भंडारित करने और पानी को ठंडा रखने के लिए बना एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है, बिल्कुल करेक्ट। यह मानक BIS को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से 6 को पूरा करने में सहायता करता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में है। क्यों डाउट में है, देखिए यहाँ पर किसी ऐसे स्थापन के कार्य के संबंध में जिस पर अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम 1979 लागू है। अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जानी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, डाउट है ये कि उपयुक्त निवास स्थान की व्यवस्था सही है, संरचनात्मक वस्त्रों की व्यवस्था सही है, वृद्धावस्था, यहाँ पे ये थोड़ा डाउट है। ठीक है, बाकी ये समान कार्य के लिए समान वेतन, विहित चिकित्सा तो 1 और 4 में थोड़ा डाउट है ये, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको डाउट में रखिएगा अगर आप आंसर्स मिला रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 97, किसी नियोजक द्वारा नियोजित कुमार की आयु से संबंधित विवाद को किसी प्रमाणिक दस्तावेज के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अधीन निम्नलिखित में से किस एक प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। तो यहाँ ये भी डाउट में है, क्योंकि किसी किसी जगह पे कॉन्टेक्स्ट में इंस्पेक्टर इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है, तो उसकी तरह भी दिखा है, और कहीं कहीं पर ये विहित चिकित्सा प्राधिकारी, तो इसको भी आप डाउट में ही रखिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा कि पेपर टफ है। ठीक है, बहुत डिटेल में पूछा है, तो ए और सी में से कुछ ऑप्शन संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डाउट में है कोई बात नहीं, जो बाकी सही है उसको मिला लीजिए आप। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति यानी साइट अप्रेजल कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो राज्य का श्रम आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। यहाँ भी डाउट है। कैसे डाउट है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष विधिक अभ्यावेदन करने का अधिकार किसको है। तो कहा तो ये जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मंजूरी दी गई है तो अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट मान लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट 101 102 यहाँ पे आ जाते हैं। यस 106 पे आ जाते हैं। ICDS योजना के अधीन लाभार्थी किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, तो 0 से 6 सही है। ठीक है, 106 का अगर आपने ए किया है तो करेक्ट है।
ट्रक फार्मिंग यानी ट्रक कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को ट्रक कृषि कहते हैं, बिल्कुल सही। यह उस दूरी के आधार पर नियंत्रित होती है जो कोई ट्रक कृषि फार्म से बाजार के बीच रात भर में चलकर पूरा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108, सेवा क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो खुदरा व्यापार तृतीयक कार्यकलाप के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये भी है सही। और अनुसंधान और विकास आधारित कार्यकलाप चतुर्थक कार्यकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन 108 का सी सही हो जाएगा, दोनों। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें ये लिखा है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो मंत्रालय का नाम लिखा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जबकि ये मंत्रालय नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंत्रालय के तहत ये किया गया है। एंड यह केवल बड़े गुणवत्ता वाले और गैर लाभकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के सृजन को प्रेरित कर कौशल विकास का संवर्धन करता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो जब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब 1 और 2 यानी 109 का सी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर नहीं और कथन के वजह से आंसर्स गलत कर सकते हैं। 109 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, 110 अटल वयो अभ्युदय योजना, ये यूपी वाला अभ्युदय योजना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अटल वयो अभ्युदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा। निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, बिल्कुल सही। क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पीढ़ीगत संबंधों को बनाना और मजबूत करना, ये भी करेक्ट है। ठीक है, एंड वरिष्ठ नागरिकों को गारंटित, देखिए गारंटित वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटल उद्भवन केंद्र, देखिए जब अटल की बात आती है इनोवेशन तो वो यंगस्टर्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, 110 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 में कथन और कारण कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत में केंद्र सरकार, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ में आ रहा होगा, अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। भारत में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है, दैट इज़ करेक्ट। एंड वर्तमान में भारत में मौद्रिक नीति ढांचा केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित किया जाता है। तो केंद्र सरकार जो है वो अकेले नहीं करती है, वो आरबीआई के साथ मिलकर मौद्रिक नीति ढांचा प्रचालित करती है। तो यहाँ पर जो कथन आपका 1 सही हो जाएगा, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। तो इस हिसाब से 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी। ठीक है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणालियाँ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के स्वामित्व में और इसके द्वारा प्रचालित है। तो यहाँ पर गलत है ये। एनपीसीआई एनपीसीआई के स्वामित्व में प्रचालित नहीं होती है आरटीजीएस और एनईएफटी, ये आरबीआई के स्वामित्व में होती है। तो पहला कथन तो गलत हो गया यहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई बैंकों द्वारा संवर्धित सत्ता है, तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो कथन 1 है वो गलत है और कथन 2 वो सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, कथन 1 गलत, कथन 2 सही। ठीक है, तो 112 का आपका डी ऑप्शन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो संवर्धित सत्ता मतलब कि एंटिटी जो है वो एनपीसीआई की वो प्रमोटेड बैंक के द्वारा प्रमोट की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। इसमें भी डाउट है थोड़ा, कैसे डाउट है? थोड़ा से कथन का वो है कि कथन इस तरीके से लिख दिया है कि बहुत मजबूत अमेरिकी डॉलर वैश्विक उधार को अधिसंकुचित कर सकता है। तो बहुत मजबूत, सिर्फ मजबूत लिखा होता तो इस बात पे हम कह सकते थे। तो इसको थोड़ा सा डाउट में रखिए। और अमेरिका से बाहर के अनेक देश और कंपनियां डॉलर में उधार लेती हैं, तो इसका आंसर अभी क्लैरिटी नहीं है इसके आंसर में, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114, यहाँ भी आपको जब 100% वाली बात पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी। तो उस हिसाब से अगर आपने 100% को गलत माना है, उस हिसाब से आंसर आप करेंगे, तब तो आंसर यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। भारत सरकार ने 100%, तो पहला कथन तो गलत हो गया, तो गलत। ठीक है, अब भारत सरकार ने जूट पैकेज सामग्री अधिनियम 1987 अधिनियमित किया है, वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग, तो कथन 2 आपका सही हो जाता है। इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 114 का आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, 114 का आंसर डी हो जाएगा। तो ये चीज़ है
एंड अगर क्योंकि बेसिकली क्या है ना 100% मैंडेटरी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखते होंगे अगर आप जनरल स्टोर पे जनरल परचेजिंग करते हैं तो आप देखते होंगे यह 100% मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जूट के थैलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक ने प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अधीन भारत की आधिकारिक संरचना के सृजन के वित्त पोषण और साथ ही साथ सामाजिक विकास और जलवायु क्रिया के वित्त पोषण के निमित्त इस प्रकार भारत की हरित समृद्धि की आकांक्षाओं में योगदान हेतु अगले 5 वर्षों के लिए $25 बिलियन तक की वचनबद्धता की है? तो एशिया विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो 115 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में वर्णित 116 क्वेश्चन नंबर छोड़ते हैं, आते हैं अब ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी छोड़ते हैं। तो ये इतना ही है, ठीक है, लगभग हमने 75 क्वेश्चंस इसमें किए हैं, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस मैंने मैथ के छोड़े हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस जोड़े हैं। आप 75 में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 75 क्वेश्चंस में आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है, बाकी का भी आपको जल्दी आंसर की आयोग जारी कर देगा। फ़िलहाल के लिए इन 75 में से कितने आपने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वीडियो सेशन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दूसरी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।